नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं डॉक्टर मनीषा कौशल जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं खाद्य विज्ञान विभाग नौणी विश्वविद्यालय में। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो जब हम बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण पे, तो हम जनरली क्या करते हैं कि फूड प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे हैं। अगर अंग्रेज़ी में लोग ज़्यादा समझते हो तो उसमें खाद्य प्रसंस्करण क्या है और इसका महत्व क्या है, तो इस पर आप कृपया प्रकाश डालें। बिल्कुल। खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग जी। वह तकनीक है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो हमारे प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको हम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। जी। इसका जो इसका लाभ है, वो सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो हमारा खाद्य उत्पाद है उसको नष्ट होने से बचाया जाता है। जो लॉसेस हैं उनको कम किया जा सकता है। जो फाइनेंशियल लॉस एक फार्मर को लेना पड़ता है इनके लॉस से, उस चीज़ में हम कटौती कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका लाभ है, हम अपने जो हमारे उत्पाद हैं उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, रोजगार के साधन उत्पन्न कर सकते हैं, हम अपने भोजन में विभिन्नता ला सकते हैं, और हम जो सेनाओं की जो खाद्य पूर्ति है उसको हम पूरा कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी को सिक्योर कर सकते हैं, और हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, पौष्टिक आहार को भी पैदा कर सकते हैं। जैसे आजकल हम स्कूल में मिड डे मील पे हम काम करते हैं कि पौष्टिकता हमारा आज की डेट में बहुत बड़ा अहम एक मुद्दा रहता है। तो वो सारी चीज़ें तभी पूरी हो सकती है जब हम खाद्य प्रसंस्करण को अपनाते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करते हैं कि फसल जो है किसान जब काट लेता है तो उसके बाद कुछ लॉसेस हो जाते हैं जिनको पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हम जनरली बोलते हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण का ज़्यादा महत्व हो जाता है, क्योंकि उसको हमें प्रोसेस करना है और उससे काफ़ी टाइम तक हमें शेल्फ लाइफ की, जैसे आपने बात की, उसको बढ़ाना है। तो उसमें हम किसान की आय की वृद्धि भी हम अल्टीमेटली देखते हैं कि जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे दूसरे राज्यों की सरकारें हो, या हमारी भी राज्य सरकार हो, तो किसान की आय वृद्धि के लिए हमेशा एक ध्येय रहता है सभी सरकारों का। तो उसमें आय वृद्धि के लिए हम कैसे इससे स्रोत इसे बना सकते हैं फूड प्रोसेसिंग को? जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और हमारे यहाँ 70% की जो आबादी है वो कृषि या कृषि से संबंधित जो कार्य है उनसे अपना जीवन निर्वाह करती है। जो फल एवं सब्जियां हैं उनमें नमी ज़्यादा होने के कारण जो उनकी शेल्फ लाइफ है, जो उनकी जीवन क्षमता है, वो बहुत थोड़ी होती है, और वह बहुत कम समय के लिए ही हमें उपलब्ध होते हैं। तो जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक ज्ञान के साथ हम जब इस क्षेत्र में इंटरवीन करते हैं, तो हम कटाई उपरांत होने वाली जो क्षति है ना केवल उसको कम करते हैं, परंतु हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जैसे जो मार्केट में फ्रेश फॉर्म में नहीं सेल होते हैं, जैसे कल्ड एप्पल की बात करते हैं, तो उन्हें अगर हम प्रोसेस कर सकते हैं या अगर हम उनका संसाधित अगर हम उन्हें करते हैं, तो इससे फार्मर की जो एक लॉस है, जो उसका नुकसान है, वो कम हो जाएगा और उसे एक निश्चित आय का एक साधन उसे प्राप्त हो जाएगा। जी। तो जैसे हम बात करते हैं आय वृद्धि की, तो उसके बाद हम खाद्य प्रसंस्करण की जब हम बात कर रहे हैं, तो देश और प्रदेश में इसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, तो हम देख रहे हैं कि कैसे ये ग्रो कर रही है इंडस्ट्री। तो उस पर आप कृपया प्रकाश डालें कि क्या स्थिति है पूरे देश में, और उसके साथ साथ प्रदेश में भी क्या संभावनाएं हैं। बिल्कुल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फल एवं सब्जियों के अगर हम उत्पादन को देखें तो भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है, लेकिन इसके बावजूद भी केवल 2% उपज को ही हम संसाधित करते हैं। इसके अगेंस्ट जो हमारा यूएसए, मलेशिया जैसे शहरों के देशों में 60% से ऊपर जो उपज है उसे प्रोसेस किया जाता है। और इसके अलावा जो मिल्क है उसमें 35% प्रोसेसिंग होती है, मीट में 21% प्रोसेसिंग होती है, जो हमारे समुद्री खाद्य पदार्थ है उसमें 8% है प्रोसेसिंग होती है, पोल्ट्री में 6% प्रोसेसिंग होती है। तो अभी भी जो फूड प्रोसेसिंग एक जो सेक्टर है, ये इसको हम सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं, सूर्य उदय सेक्टर है ये, और इसमें निवेश के बहुत सारे अभी भी स्रोत हैं, और ये एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है। जी मैम, जैसे हम देखते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण का देश और प्रदेश में आपने स्थिति कहा, तो इसमें हम एक देखते हैं कि एक वुमेन का एंगल भी है, जैसे महिला सशक्तिकरण का एंगल है, जो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में कुछ महिलाएं काम कर रही हैं, अपना उत्पाद को प्रोसेस करें, जिसमें हम अचार और पापड़ जैसी चीज़ों को हम देखते हैं। तो इसमें क्या स्थिति है, महिलाओं के लिए रोजगार की क्या संभावनाएं हैं और किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है क्षेत्र, तो उस पर भी कृपया बताएं हमें।
इस बात को मैं आपको यहाँ से बोलना चाहूँगी कि हर घर में, हम प्रोसेसिंग सेक्टर की तो बात बाद में करते हैं, हर घर में जो हमारी किचन इंडस्ट्री है, जो फूड इंडस्ट्री है, वो उसका सारा भार हमारी महिलाओं पे ही है। तो महिलाएं जो हैं वो इसकी रीढ़ की हड्डी है। और जहाँ तक इसमें रोजगार की बात है, जहाँ तक इस प्रोसेसिंग क्षेत्र में रोजगार की बात है, अगर हम ग्रामीण इलाकों में अगर हम स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करें, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जोड़ें, हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के अगर हम स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्टार्ट करें, तो हमारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनने से घर में महिलाओं को अपनी आय का एक साधन प्राप्त हो सकता है। और जो इसमें उद्योग के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत हैं, जैसे कि बेकरी अपने आप में, बेकरी अपने आप में एक फुल फ्लेश उद्योग है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको इनपुट नहीं लगानी पड़ती है। 3 या 4 लाख में आपका एक पूरा बेकरी का आपका अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा करके इसको हम चला सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो ड्रिंक्स है, हेल्थ ड्रिंक्स हैं या बेवरेजेस की बात करें, वो भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। हमारे स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं, जैसे हल्दी वगैरह मसाले हैं, इनको ग्राइंडिंग और मिलिंग और पैकेजिंग अपने आप में एक अलग व्यवसाय है। कन्फेक्शनरी आइटम्स, जैसे हमारे इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स जिनको हम बोलते हैं, जैम, जेली, पिकल, चटनी, ये हमारे कई बार जो हमारे वाइल्ड फ्लोरा है उनके साथ अगर हम मिक्स करके बनाते हैं तो एक मार्केट में नई इनोवेशन आती है। डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, कन्फेक्शनरी के प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। जी, तो जैसे मैम आपका विभाग है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है नौनी विश्वविद्यालय में, तो वो जैसे युवाओं के लिए भी एक देखा जाए जाहिर रूप से एक स्वरोजगार के अवसर हैं। जैसे आपने बायो एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप की बात की या एंटरप्रेन्योरशिप की, तो उसमें युवाओं के लिए क्या काम कर रहा है आपका विभाग और कैसे उसमें प्रेरित किया जाता है युवाओं को कि वो इस क्षेत्र में रोजगार के लिए आगे देखें अपने आपको? जी अमित जी, हमारे विभाग में तकरीबन हर वर्ष 8 से 10 टेक्नोलॉजीज जो हैं खाद्य प्रसंस्करण में वो स्टैंडर्डाइज की जाती है। तो हम जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज स्टैंडर्डाइज होती हैं, जो भी हम मानकीकरण करते हैं अपनी टेक्नोलॉजीज का, उनका हम ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, विद इन द कैंपस ट्रेनिंग्स के माध्यम से हम इनको पॉपुलराइज करते हैं। इसके अलावा हमारे टाइम टू टाइम किसान मेला लगते हैं, स्टेशंस पे लगते हैं, यूनिवर्सिटी में लगते हैं, वहाँ पर भी हम अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं हम उनका वहाँ पर एग्जीबिशंस लगाते हैं। उसके माध्यम से भी किसान भाई बहन हमारे पास आते हैं, वो हमें टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पूछते हैं और अगर ज़्यादा जानकारी लेती हैं तो वो हमारे पास ट्रेनिंग करने भी आते हैं। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी में जो हमारी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस एक जो हमारी किताब है वो बिल्कुल किसानों के लिए ही हम लिखते हैं और उसमें हम अपनी जितनी भी हमारी तकनीक्स जो हमने मानकीकरण जिनका किया है उसके बारे में हम उनका उल्लेखन करते हैं। और इसमें मैं आपको ऐड करके एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारे विभाग में फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग और बेकरी प्रोडक्ट्स में 1 साल का डिप्लोमा कोर्स चल रहा है। तो जैसे मैम डिप्लोमा कोर्स की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, कोई इसके लिए कोई स्पेसिफिक चाहिए लोगों को कि कोई किसी विशेष अवधि तक पढ़ा होना चाहिए या कुछ है इसके लिए, तो आप बताएं कृपया। इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा क्राइटेरिया है, हमें 10+2 का एक सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी फील्ड का, साइंस आर्ट्स किसी भी फील्ड का 10+2 का हमें सर्टिफिकेट चाहिए। इसमें एज नो बार, इसमें एज का कोई बार नहीं है, कोई भी किसी भी एज के मतलब महिलाएं हैं, युवक हैं, नवयुवक हैं, हमारे बच्चे हैं आने वाले, जिनको लगता है कि वो +2 करने के बाद कुछ समय में ब्रेक देना चाहते हैं और वो अपनी किसी हॉबी को, अपनी पैशन को एक स्टार्टअप के रूप में करना चाहते हैं, तो हम इस कोर्स को कराते हैं और जो इसकी फीस है वो 1 साल की मात्र 5,000 रुपये है। और अगर कोई हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपकी BPL कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए जो सरकार है वो 1 महीने में 1,000 रुपये का कौशल विकास भत्ता भी देती है। और इसमें हमारा ये जो कोर्स चलता है, हम मोस्टली इसमें प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ ही इस कोर्स को सिखाते हैं। 6 महीने हमारे बच्चे इसमें थोड़ा पढ़ाई करते हैं, उसका एक छोटा सा हम पेपर लेते हैं और अगले जो 6 महीने का समय रहता है उसमें बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो लंप में ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें प्रोडक्ट्स बना के सेल भी करते हैं। दे अर्न वाइल दे लर्न। तो मतलब जब तक ये साल का डिप्लोमा पूरा होता है, हमारे बच्चे जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने अपने आप में सक्षम हो जाते हैं कि वो अपने लिए एक अपना ही रोजगार
पैदा कर लेते हैं और वो औरों को भी रोजगार देने के लिए सक्षम हो जाते हैं। जी, तो मैम जैसे आप बात कर रहे थे कि आपने कुछ टेक्निक्स का या प्रोसीजर्स का मानकीकरण किया हुआ है, तो जो किसी प्रोडक्ट को बनाना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक विधि है, तो उसको कैसे आप ट्रांसफ़र करते हैं? कोई नया युवा अगर को रोजगार प्राप्त करना चाहता है, हाँ। तो उसको आप पेड वो ट्रांसफ़र होती है या किस तरह से MOUs होते हैं कि क्या रहता है उसका क्राइटेरिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस श्रृंखला को मैं ऐड करते हुए ये बताना चाहूँगी कि हम जब कोई एंटरप्रेन्योर है जिसको ये मालूम है कि मुझे सेब पे काम करना है या मुझे गन्ने पे काम करना है या मुझे बेकरी प्रोडक्ट्स पे काम करना है, तो वो हमारी टेक्निक जो है उनके बारे में ऑलरेडी उसको पता करता है और फिर वो संपर्क करता है और हम जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो हम उसको MOU के द्वारा, हमारी यूनिवर्सिटी का एक दस्तावेज साइन होता है उसके साथ, और हम एक MOU के द्वारा एक नॉमिनल कॉस्ट पे उसके साथ हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर करते हैं, और जब तक उसकी जो एक वो है उसका जो पूरा बिजनेस है वो स्थापित नहीं हो जाता तब तक हम उसको टेक्निकल नो हाउ देते हैं। उसमें मतलब मशीनरी जो MOU है वो आपका इंडिविजुअल के साथ नहीं, उसकी कंपनी उसे रजिस्टर करनी पड़ती है? वो डिपेंड करता है, अगर वो इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल, अगर वो पार्टनर्स है तो हम पार्टनर्स, अगर वो कंपनी अभी वो शुरू कर रहा है, वो अभी सिर्फ हमसे टेक्निकल नो हाउ चाह रहा है तो हम टेक्निकल नो हाउ के लिए भी MOU साइन करते हैं। तो इसमें जैसे हम देखते हैं मैम कि इंक्यूबेशन सेंटर्स का रोल आता है, तो क्या नौनी विश्वविद्यालय में भी इंक्यूबेशन सेंटर है जो युवाओं को थोड़ा गाइड कर सके या प्रेरित कर सके इस ओर? बिल्कुल अमित जी, जो स्टेट में जो 12 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उसमें डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी भी एक इंक्यूबेशन सेंटर है, और इस इंक्यूबेशन सेंटर के तहत जो भी हमारे पास इंक्यूबेटीज आते हैं जिनका अपना एक इनोवेटिव आइडिया होता है, हम उनके साथ सूटेबल मेंटर्स को अलॉट करते हैं और उन दोनों की पार्टनरशिप से, उन दोनों की टीमिंग से हम जो आइडिया को एक कमर्शियल एंड तक लेके जाते हैं। और इसमें जैसे कि हम जानते हैं जो यूनिवर्सिटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती है, हम उसको पूरी लैब का एक्सेस देते हैं, हम उसको पूरा टेक्निकल नो हाउ देते हैं, और जो उसका आइडिया है वो हम उसको उस स्तर तक लेके जाते हैं कि कल को वो बैंकेबल रिपोर्ट भी बनाना चाहे और वो अपने लिए इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से लॉन्च करना चाहे, हम वहां तक ही उसको टेक्निकल नो हाउ और उसको मेंटरशिप देते हैं। जी, तो मैम जैसे आपका विभाग है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो ये इस वक्त इस समय अगर हम बात करें तो किन किन आयामों पे काम कर रहा है? अगर खाद्य प्रसंस्करण पे हम विशेषतया जाएं तो किन किन आयामों पे ये काम कर रहा है विभाग? काम जो हमारा विभाग कर रहा है उसकी जो लिस्ट है वो अनलिमिटेड है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगी कि हम 5 मेजर पहलुओं पे काम कर रहे हैं। जो हमारा विभाग है वो 5 मेजर पहलुओं पे शोध कार्य कर रहा है। सबसे पहला जो हमारा पहलू है वो है फल एवं सब्जियां, ये जो हमारे कृषि उत्पाद है इनका कटाई उपरांत रख रखाव, क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि जो भी हमारे ये एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इनमें नमी बहुत ज़्यादा होती है और इनके जो खराब होने का जो कारण ही नमी है, और अगर हम इन्हें प्रोसेस ना करें और इन्हें उसी स्थिति में रखने के लिए हम स्टडी करते हैं कि इनकी शेल्फ लाइफ कैसे एक्सटेंड हो, इनका जो पोषण है वो ज़्यादा खराब ना हो, इस पे हम बहुत कार्य करते हैं। जो हमारा दूसरा पहलू है वो ये है कि जो हमारे कई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिनमें कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स रहते हैं, तो हम उनकी एक्सट्रैक्शन करते हैं और उनकी हम फोर्टिफिकेशन करते हैं अपने रोज़मर्रा के फूड से, ताकि उनकी न्यूट्रिशन बढ़ जाए और वो हेल्थफुल या फंक्शनल फूड की कैटेगरीज में आ जाएं। जी, तो जैसे मैम आपने फंक्शनल फूड्स की बात की, तो हम देखते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो आजकल मार्केट में ज़्यादा प्रचलन में है कि कोई युवा जो है वो बॉडी बनाना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर, तो उसमें कुछ प्रोटीन के शेक्स हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम न्यूट्रास्यूटिकल्स की कैटेगरीज में रखते हैं। तो इसमें इस क्षेत्र में क्या स्कोप है और ये क्या है न्यूट्रास्यूटिकल्स, और फूड प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो कौन कौन से हैं इस श्रेणी में? जी अमित जी, वैसे तो मार्केट में आपने देखा होगा इनकी बहुत ज़्यादा लिस्ट है, लेकिन जिस चीज़ पे हम शोध कार्य कर रहे हैं, हमारे विभाग में न्यूट्रास्यूटिकल फूड पे भी बहुत शोध कार्य हुए हैं। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वैसे तो हम उन सब का विश्लेषण करते हैं, न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग करते हैं, लेकिन अगर हम हेल्थ फूड की बात करें तो उनका एक रीज़न है, उनका एक फंक्शन है उनका काम करने का। तो हमारे यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट्स हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो तैयार किए हैं वो है अदरक। अदरक के हमने बहुत सारे प्रोसेस प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। हमने अदरक का जो जूस है, अदरक का जो अर्क है, एक्सट्रैक्ट है या अदरक का पाउडर है, उसको हमने शहद के साथ कॉम्बिनेशन करके हमने लॉलीपॉप्स बनाई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है बच्चों के लिए, खास तौर पे
खांसी जुकाम के लिए और गले खराब के लिए। जी, और जिस तरह से हमें देखा भी कि जैसे कोविड के दौरान में इन सभी जो औषधियाँ थी इनका प्रचलन था, नेचुरल की ओर लोग जाना चाहते थे, तो ये अदरक और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं वो जाहिर है कि वो सेहत के लिए भी एक अच्छा प्रभाव डालती है और इम्यूनिटी जो अल्टीमेटली है उसको इंक्रीज़ करने में वो मददगार है। जी, तो मैम जैसे हम बात कर रहे थे इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं जैसे निर्जलीकरण बोलते हैं हम, या सुखा के मतलब फलों को सेव करना, तो उसमें कैसे करते हैं और शेल्फ लाइफ कैसे इंक्रीज़ होती है और कौन कौन से ऐसे फल पदार्थ हैं या फिर दूसरी क्रॉप्स भी है, सब्जी की क्रॉप्स हैं, उनको हम सेव कर पाते हैं या प्रोसेस कर पाते हैं? निर्जलीकरण की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं, तो ये एक सबसे पुरानी तकनीक है। पुराने ज़माने में भी जो मोस्टली जो हमारे फूड, जो हमारे खाद्य उत्पाद को जो स्टोर किया जाता था वो ड्राइंग से किया जाता था। मक्की के दानों को निकाल कर काफ़ी दिनों तक छत पे रखा जाता था, कई जगह फलों को, फ्रूट्स को, कद्दू को भी रखा जाता था, क्योंकि इनमें जो नमी की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनके खराब होने का बहुत जल्दी कारण बनता है। तो हमारे विभाग ने भी निर्जलीकरण और स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो परासरणी निर्जलीकरण, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन पे हमने बहुत शोध कार्य किए हैं। जो हमारे फ्रूट्स हैं जैसे कि प्लम है, खुरमानी है, कीवी है, अदरक है, हमने इनको परासरणी निर्जलीकरण, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन के माध्यम से प्रिजर्व किया है, जिसमें हम इन्हें काट के इनके रिंग्स या इनके छल्ले या इनके क्यूब्स बना के इनको चाशनी के घोल में या शहद के घोल में उपचारित करते हैं 4 घंटे के लिए। उसके बाद वहां से हम इनको निकाल के फिर हम डिहाइड्रेटर में इनको ड्राई करते हैं। तो ऐसा करने से इनकी शेल्फ लाइफ जो है अगर कहीं 6 दिन है या हफ्ता है तो वो 6 महीने तक बढ़ जाती है, और कई ऐसे स्थान है जहां पर ये फल नहीं होते हैं वहां तक भी हम इनको पहुंचा सकते हैं। जी, तो ये तो जैसे मैम बात की आपने कि सूखे फलों को या फिर सब्जियों को आप वैसे ही कंज्यूम करना चाहते हैं, तो उसके अलावा जैसे हम बात करते हैं बेवरेजेस की भी, जिसमें पेय पदार्थ आते हैं, तो कौन कौन से पेय पदार्थ हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं या कौन से हैं जो आपने अपने डिपार्टमेंट में आप प्रोवाइड करते हैं, या फिर क्या वहाँ पे बेचने का भी उनको प्रावधान है जो कोई चाहता है उनको खरीदना? जी, पेय पदार्थ की अगर हम उस पे जाएं तो हमने हमारे वहाँ जितने भी टेम्परेट फ्रूट्स हैं, जितने भी वहाँ लोकल टेम्परेट फ्रूट्स हैं, हमने उन सब के पेय पदार्थ के ऊपर शोध कार्य किया है, उसका हमने विश्लेषण किया और आज हम उनको अपने जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है हम उसके माध्यम से उनको सेल कर रहे हैं। हमने बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक्स बनाए हैं, बहुत सारे जो हमारे फ्रूट्स के जो ड्रिंक्स हैं हमने उन्हें कैल्शियम के साथ भी फोर्टिफाई किया है। रेदर हमने बिच्छू बूटी, अगर आपने नाम सुना है तो बिच्छू बूटी हम जानते हैं कि मिनरल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो हमने बिच्छू बूटी के उपयोग करके भी हमने बहुत शोध कार्य किए हैं। हमने सत्तू से भी हमने हेल्थ ड्रिंक बनाया है। जी, जैसे मैम पहाड़ों में देखते हैं हम कि बिच्छू बूटी की पहले से ही पौराणिक तौर पे या काफ़ी टाइम से देखें तो बुजुर्ग हैं वो सब्जियां बनाते हैं या फिर कुछ और चीज़ें भी बनती हैं, तो वो क्या क्या बनती हैं और आपने उसमें क्या ऐसा किया है कि वो, और फोर्टिफाइड फूड की जब आपने बात की तो क्या होते हैं फोर्टिफाइड फूड्स और कैसे इसका रोल है? फोर्टिफाइड फूड अमित, जैसे एक कन्वेंशनल फूड, एक आम तौर पे कोई फूड है, जैसे मान लीजिए उसको अगर हमने उसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, उसका अगर हमने पौष्टिक स्तर को बढ़ाना है तो हमें उसमें कुछ ऐसी चीज़ों का हम उसमें सप्लीमेंट करते हैं जिससे उसमें प्रोटीन की मात्रा या फाइबर की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। तो जो हमारे नॉर्मल जो हमारे फूड, जैसे पास्ता है, मार्केट में जो पास्ता मिलता है, हम पास्ता जो बनाते हैं वो हम फलों और सब्जियों के पाउडर के साथ फोर्टिफाई करके उनको पास्ता बनाते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो हमारे मेजर कस्टमर हैं। तो हमारे वहाँ जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं हम उनकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग करके ये देखते हैं कि अगर ये पास्ता जो हमारे बच्चे या जो हमारे कस्टमर हैं वो लेके जा रहे हैं तो उनको सिर्फ खाने के अलावा, सिर्फ स्वाद के अलावा उससे और क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो हमने पालक के पत्तों का पाउडर निकाल के वो हमने पास्ता में सप्लीमेंट किया है, हमने बीट रूट, चुकंदर का पाउडर भी सप्लीमेंट किया है, बिच्छू बुट्टी का पाउडर हमने सप्लीमेंट करके हमने पास्ता बनाए हैं। तो ये जो हमारा ट्राई कलर पास्ता है हमने इसका भी MOU साइन किया है, कोई हमसे टेक्नोलॉजी ले गए हैं और वो इस पे अपना बिजनेस चला रहे हैं। जी मैम, जैसे हम जानते हैं कि मशरूम सिटी के नाम से हम जानते हैं सोलन को, और जाहिर है आपका विश्वविद्यालय भी सोलन में ही है, नौनी में, तो वो किस तरह से काम कर रहा है मशरूम के भी इस प्रसंस्करण पे, और हम सुनते हैं कि मशरूम की प्यूरीज बनती हैं या दूसरी चीज़ें भी बनती हैं या टमाटो की सॉसेस बनती हैं, तो वो कैसे कैसे होता है और किस तरह से उसका प्रसंस्करण हो रहा है, और कोई आसपास में कोई आपके यहाँ कोई बिजनेसेस हैं जिन्होंने आपसे तकनीक ली है या किस तरह से चीज़ें चल रही है? बिल्कुल, आपने सही कहा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जो सोलन जिला है इसको मशरूम दिया गया है, और मशरूम अपने आप में एक कंप्लीट फूड है। जो लोग मांसाहारी नहीं हैं उनके लिए मशरूम एक अपने आप में कंप्लीट फूड है। तो हमारे विभाग ने सबसे पहले तो मशरूम की शेल्फ लाइफ के ऊपर कार्य किया है, हमने इसकी पैकेजिंग के ऊपर बहुत कार्य किया है।
अब क्योंकि मशरूम में जो नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो इन्हें लंबे समय तक रखने के लिए हमने इनको कन्वर्ट किया है पाउडर के रूप में, और हमने इसके पाउडर को, जो अच्छा एक प्रोटीन का सोर्स है जिसमें बहुत अच्छे अमाइनो एसिड्स हैं, उसको हमने हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में सप्लीमेंट किया है। जैसे हमने कुछ कुकीज़, हम बिस्किट्स बनाते हैं वहाँ पर कमर्शियल तौर पे, लेकिन हम स्पेशल ऑर्डर्स पे उसमें मशरूम का पाउडर भी डालते हैं। इसके अलावा हम पापड़ बनाते हैं अपने शोध कार्य में, तो हमने मशरूम फोर्टिफाइड फ्रूट बार्स भी बनाए हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल का जो हमारा पल्प है, गुद्दा है, प्रोटीन की मात्रा उसमें कम रहती है, तो हम मशरूम के साथ फोर्टिफाई करके उनमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाते हैं। इसी तरह से हमने मशरूम के पाउडर को हमने पास्ता में भी ऐड किया है, क्योंकि इसका अपना कोई कलर नहीं होता है, अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है, तो ये बहुत ही आसानी से हमारे किसी भी कन्वेंशनल फूड के साथ मिल जाता है और उसकी पौष्टिकता को 4 गुना बढ़ा देता है। जी मैम, अभी तो हम बात कर रहे हैं, जैसे फलों की बात कर ली हमने, उसमें बेवरेजेस, जूसेस आ गए, या सब्जियों को भी आप अचार के फॉर्म में या दूसरी तरह की चीज़ें हैं, तो इसमें क्या मैम, जब हम फूलों की बात करते हैं तो फूलों से भी क्या कोई रस निकलते हैं? क्योंकि हम पेटल्स से देखते हैं कई बार, जैसे हमें रोज़ का भी मिलता है, गुलाब के भी हम देखते हैं, गुलाब जल भी बनते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर कोई आपके स्पेसिफिक टाइप पे आप बताना चाहें कि कौन कौन से फूल हैं जो हिमाचली परिवेश में यूज़ किए जा रहे हैं, या फिर उनके जूसेस जो हैं पॉपुलर है, या उनमें कोई न्यूट्रिशन कंटेंट ज़्यादा हो, तो कौन कौन से हैं? तो फूलों की बात करें तो हम अपना हिमाचल का फूल रोडोडेंड्रॉन सबसे पहले तो, हाँ बिल्कुल, उसके बेवरेजेस हम बनाते हैं। उसके लिए मोस्टली क्या होता है कि फार्मर्स कई बार अपने इलाके से फूल लेके आते हैं और हम लोग कम्युनिटी कैनिंग सर्विसेज के तहत उनको हम स्क्वैशेस और ड्रिंक्स बना के देते हैं। इसके अलावा हम कचनार का भी इस्तेमाल करते हैं। शोध कार्य में अभी हमने शुरू किया है, हम कचनार के प्रोडक्ट्स को भी तैयार कर रहे हैं। हम उसके बड्स को, हम उसके फूलों के साथ भी अभी हम शोध कार्य करके कुछ टेक्नोलॉजीज को अभी हम स्टैंडर्डाइज करने वाले हैं और बहुत जल्द ही हम पेश करने वाले हैं। इन सब चीज़ों पे हम, जो हमारा वाइल्ड फ्लोरा है उस पे हम आजकल बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये वाइल्ड फ्लोरा जो है ये न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बढ़िया है और इम्यूनिटी के लिए आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जी, तो जैसे हम देख रहे हैं मैम कि प्रोसेस्ड फूड का मार्केट जो है वो अभी उतना ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है, क्योंकि लोग रॉ कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ फ्रूट्स खा रहे हैं, सब्जियां वैसे ही रॉ खा रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो मार्केट है ये कब तक हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कब तक ग्रो करेगा, और क्या आपको लगता है, आप कुछ प्रोजेक्शन क्या करते हैं आप आज के समय में? ये फ्रूट्स इसलिए लोग फ्रेश खाते हैं बिकॉज जो हमारी देश में जो प्रोसेसिंग का जो एक मतलब एक जो एस्पेक्ट है, उसमें हमारे देश में जो प्रोसेसिंग वैरायटीज एज सच कोई स्पेसिफिक नहीं है। जो भी हमारा प्रोड्यूस फ्रेश मार्केट के लिए उपयोग में नहीं हो पाता है, या कल्ड है, या मार्केट के फ्रेश मार्केट में उसको उतने दाम नहीं मिल रहे हैं, वो प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि बाहर के देशों में वैरायटीज जो हैं वो बहुत स्पेसिफिक हैं। जैसे हम टोटल सॉल्यूबल सॉलिड्स की बात करते हैं, घुलनशील तत्व जिसकी बात करते हैं, तो हमारे देश में अगर हम टमाटर की बात करते हैं तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट की जो मात्रा है बहुत वेरिएशन है। तो अगर 5 डिग्री का हमारा टमाटर का TSS है और अगर हमें उसको प्यूरी में कन्वर्ट करना है तो जो उसमें लागत लगती है वो कई गुना ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे प्रोसेस जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट अभी भी ज़्यादा है, और क्योंकि भारत में सब मौसम देखने को मिलता है तो हमारे यहाँ पर फल और सब्जियों की जो उपलब्धता है वो 12 महीने हमें मिलती रहती है। तो जाहिर है कि जो हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और कुछ समय में ग्रो कर जाएगी। तो आशा है किसान भाई हमारे आज के कार्यक्रम की जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे। तो आप हमारे कार्यक्रम में आए मैम, तो उसके लिए धन्यवाद। और आपसे मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।